हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतिंदर कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतिंदर सर क्लासेस पर। तो बेटा, होपफुली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे बेटा मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग जो होती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी। तीसरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन क्या क्या है। फिर इसके बाद सिर्फ हमारा एक टॉपिक बचेगा आइसोमेरिज्म, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उसको एक या दो क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीक में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग डालिए, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मेटल कार्बोनिल, मेटल होगा और कार्बोनिल का मतलब सीओ होगा। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करा देता हूं पहले, जिससे आप समझ जाओ। मेटल और सीओ के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, वो कहलाएगी आपकी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। NiCO4 है, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो NiCO, ये टेट्राहेड्रल बनाओ, ये CO अटैच कराओ। ठीक है ना। तो कार्बन जो है, सीओ का कार्बन पार्ट निकल के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये कैसे बॉन्ड बना रहा है, थोड़ी देर वेट कीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये एक मेटल कार्बोनिल का एग्जांपल है। ये मेटल हो गया, ये कार्बोनिल हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है, मेटल और कार्बोनिल के बीच में। आपसे स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। दूसरा, FeCO5, इसकी कैसी ज्योमेट्री होगी बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना। अब पेंटागोनल कैसा होता है, इस तरीके का होता है। तो यहां पर CO लगा दो। ठीक है। थर्ड देखिए, CrH2O6। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ऑक्टाहेड्रल बनाइए पहले, ये होगी आपके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और यहां पर लगा दीजिए CO। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स की। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। और ये हो गई आपकी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब जो क्वेश्चन जिससे स्ट्रक्चर जिसका आने के चांस है उसकी बात करते हैं। फोर्थ देखिए, Mn2CO10, Mn2CO10। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। देखिए, Mn की बॉन्डिंग Mn के साथ कराइए। कितने CO हैं, 10, तो 5 CO इसके पास रखिए इस तरीके से। 3, 4, 5, 5 इसके पास रखिए इसी तरीके से। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर से देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, CO2, CO8। इसमें ब्रिज बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है ना। देखिए, ब्रिज बॉन्डिंग कैसे, दो कोबाल्ट है, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 में से क्या कीजिए, 3 कोबाल्ट तो इस पर अटैच करा दीजिए, सॉरी कार्बोनिल, और 3 इस पर करा दीजिए। ठीक है। अब यहां पर ये ब्रिज की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 से ज्यादा आप इसके बॉन्ड नहीं बनाओगे। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा
मेटल कार्बोनिल के। बना लिए होंगे, जल्दी बनाइए। अब हम बात करते हैं इनमें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। उससे पहले थोड़ा बहुत आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बता देते हैं। चलिए देखिए, एक बात बताइए कि ये हाइड्रोजन का एक एटम है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हो गया 1s1। ठीक है। तो जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा, H2 मॉलिक्यूल, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल की। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म होंगे। तो यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक होगा इसमें बॉन्डिंग जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। ठीक है ना। पाई बनेगा तो हमेशा जितने कंबाइन होंगे उतने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब वो सिग्मा बनेंगे या पाई बनेंगे उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो अगर सिग्मा होगा तो सिग्मा स्टार बनेगा, पाई होगा तो पाई के साथ पाई स्टार। तो स्टार वाला क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और विदाउट स्टार वाला क्या होता है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो अगर आप इस H2 को देखते हो तो इस H2 के पास क्या है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन खाली क्या प्रेजेंट है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जनरली आप मॉलिक्यूल्स के पास देखोगे तो आपको मैक्सिमम के पास क्या मिलेगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल खाली मिलेगा। ठीक है, तो समझ आया? एंटी बॉन्डिंग खाली मिलेगा। तो इस चीज कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। तो देखिए, अब मेटल है, ये मेटल है। ठीक है ना। तो मेटल के पास क्या होंगे बेटा? डी ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा? फिल्ड डी ऑर्बिटल। और ये हो गया वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसके पास भी क्या होंगे बेटा? इसके पास, कार्बन के पास एक लोन पेयर होगा, ये रहा लोन पेयर। और इसके पास क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पास क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से, अगर ये जो लोन पेयर है, अगर ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जाता है तो यहां से जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाता है तो इसको बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। थोड़ा सा एरो स्ट्रेट लगाते हैं। तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड। ये कौन सा ऑर्बिटल था? पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन लिखता हूं यहां से, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना बेटा? बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे किसने डोनेट किए हैं? कार्बोनिल ने डोनेट किए हैं। कहां पर डोनेट किए हैं? मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किए हैं। तो लिखोगे द बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ lone pair of electron, lone pair of electrons, lone pair of electron on the carbonyl, on the carbonyl
to the vacant orbital of metal, to the vacant orbital of the bond formed by the donation of lone pair of electron on the carbonyl to the vacant orbital of metal is known as sigma bond, is known as sigma bond. सेकंड आता है पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना है? लिखोगे द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय the bond formed by the bond formed by the donation of by the donation of electron pair by the donation of electron pair from filled orbital of from filled orbital of metal to vacant orbital of vacant antibonding to vacant antibonding orbital of to vacant antibonding orbital of carbonyl पाई स्टार बना देते हैं ब्रैकेट में vacant antibonding orbital of carbonyl is known as pi bond। ठीक है, अब एक चीज देखिए बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इधर से ले रहा है, यहां से दे रहा है इधर से ले रहा है, तो ये क्या हो रहा है, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। तो ये जो गिव एंड टेक वाली बॉन्डिंग जो होती है इसको बोलते हैं हम सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो यहां पर लिख देते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो लिखोगे the give and take of electrons, the give and take of electrons in metal carbonyl in metal carbonyl in metal carbonyl is known as synergic bonding। इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन आती है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर जो बाकी टॉपिक बचे हैं ना, जो एंट्रेंस के लिए होते हैं, एंट्रेंस के लिए नहीं मतलब एंट्रेंस के लिए, ठीक है ना, उनको डिस्कस करेंगे। बेटा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया ही। ठीक है, तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें 3-4 फैक्टर होते हैं, लेकिन सिलेबस में 2 फैक्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो, अब इस कोर्स से फायदा क्या होगा ना, जो बोर्ड्स वाला कोर्स है, इससे आपके बेसिक्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसको एडवांस पढ़ाने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखेंगे ना, बेसिक्स नहीं बताना, बेसिक्स आप घर से पढ़ के आओ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ओरली बता दिया, उसके बाद उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सटेंड किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। मजा आएगा आपको, लेकिन उसके लिए वो सेशंस लाइव ही कराएंगे, शायद देखेंगे। तो इसीलिए बेटा चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि पढ़ाने तभी मजा आएगा जब बच्चे ज़्यादा आएंगे। नहीं तो फिर अगर बच्चे ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर छोड़ना पड़ेगा, और क्या करेंगे, या देखेंगे, क्योंकि टाइम बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं। कोर्स अब ये वाला कोर्स तो पूरा होगा, घबराना मत, ये वाला कोर्स तो पूरा होगा। मैं कह रहा हूँ जो एंट्रेंस वाला पार्ट है, ठीक है ना। बच्चे ज़्यादा आएंगे, इंटरेस्टेड होंगे, अगर बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तभी उसको पढ़ाया जाएगा। जैसे इसमें इंटरेस्टेड थे, जितने इंटरेस्टेड थे, लेकिन उतने आए नहीं, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाया। चलिए देखिए, तो पहला फैक्टर आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसी का दूसरा नाम होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसको हम बीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? बीटा से लिखते हैं, या के एफ से लिखते हैं। फॉरवर्ड कांस्टेंट और बीटा। देखिए, ये मेटल है, इसके साथ 4 लिगेंड कंबाइन हुए, रिवर्सिबल प्रोसेस, यहां से कॉम्प्लेक्स बना आपके पास Ml4, ठीक है ना। और इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो के एफ है, या फिर बीटा 4 है। 4 इसलिए लिखा क्योंकि 4 स्टेप में हो रहा है, अभी बताएंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस 4 स्टेप में हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, जितना ये फॉरवर्ड कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। ऐसे भी बोल सकते हो, अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब फॉरवर्ड कांस्टेंट क्या आपका ज्यादा है, ठीक है। तो हमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल कब होगा? जब इसकी फॉर्मेशन हो रही होगी। और इसकी फॉर्मेशन कब होगी? जब के एफ जो होगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका? स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब देखिए, एक तो आपने कॉम्प्लेक्स को ऐसे बनाया, एक हम इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी बना सकते हैं। पहले मेटल के साथ एक लिगेंड आया, इसने बॉन्ड बनाया, ये बन गया Ml, ठीक है। इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो मान लिया कि K1 है। फिर दूसरा लिगेंड आया, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है K2। फिर तीसरा लिगेंड आया, तो इसने बना दिया Ml3। फिर चौथा लिगेंड आया, तो ये बन गया Ml4। इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हो गई K4। अब एक बात बताओ, अगर हम इन चारों इक्वेशन को जोड़ दें तो यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि जो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन है वो इन 4 इक्वेशन को ऐड करने से आ रही है। तो अगर हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते थे? मल्टीप्लाई होते थे। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो बीटा 4 होगा या के एफ होगा, ये किसके बराबर होगा? इनकी प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये होता है बेटा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये क्या हो गया आपका? बीटा 4। ये किसके बराबर आ जाएगा? K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ठीक है। और जैसे जैसे आगे रिएक्शन बढ़ेगी इनकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी बेटा? कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो K1 सबसे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा K2, सॉरी कम, उससे कम K3, और इससे कम K4। ठीक है, ये इंडिविजुअली जो रेट कांस्टेंट है ये इनमें रिलेशन है।
ठीक है, चलिए, तो जितना ज़्यादा ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतना ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा आपका, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अभी लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चले आगे, चलिए, तो लिखोगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबिलिटी ऑफ coordination compound is directly proportional to overall stability constant. Overall stability constant. बीटा 4 ना लिख के इसको सिंपली बीटा। ठीक है, अब अगर मान लो बेटा ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये डिसोशिएट करना स्टार्ट कर दे, अगर ये डिसोशिएट करना स्टार्ट करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग जाएगी, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो वहां पर हम कौन सा कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, डेसोसिएशन कांस्टेंट। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या डिफाइन करेंगे, डेसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर डेसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा हुआ फॉर्मेशन कांस्टेंट से, मींस फॉर्म कम हो रहा है, टूट ज्यादा रहा है, तो उस केस में क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डेसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डेसोसिएशन कांस्टेंट, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डेसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, 1/बीटा। ठीक है, चलिए, दूसरा फैक्टर आता है बेटा चिलेशन इफेक्ट। दूसरा फैक्टर आता है चिलेशन इफेक्ट। तो चिलेशन इफेक्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया था। चिलेशन इफेक्ट क्या है, बेसिकली रिंग फॉर्मेशन है। क्या है, रिंग फॉर्मेशन है। ठीक है ना, जब पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ रिंग की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते थे हम, चिलेशन इफेक्ट। और रिंग आने से क्या होता था, कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती थी। तो जितना चिलेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतनी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए आपको दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आप स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हो, दोनों में चिलेशन इफेक्ट है, तो आप देखोगे लिगेंड जो है वो किस केस में मैक्सिमम रिंग बना रहा है। जिसमें नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा बनेगी हम बोलेंगे उसमें चिलेशन इफेक्ट ज्यादा होगा और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन कराएंगे, देखिए। greater is the greater is the chelation effect, greater is the chelation effect, greater is the chelation effect, greater is the stability of, greater is the greater is the stability of, greater is the stability of coordination compound, greater is the stability of coordination compound। ठीक है, तो चिलेशन इफेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रिंग्स के। जितने रिंग्स ज़्यादा बनेंगी उतना ही चिलेशन इफेक्ट आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जल्दी से इसको नोट कीजिए।
कहाँ गया क्वेश्चन? अरे इसमें से क्वेश्चन ही चलो एक तो लिखो, दूसरा एनसीईआरटी से लिखवा देंगे। लिखिए। amongst the following amongst the following the most stable complex is the most stable complex is फर्स्ट है Fe H2O6 3 पॉजिटिव। दूसरा है FeNH3 6 3 पॉजिटिव। तीसरा FeC2O4 3 नेगेटिव। फोर्थ FeCl6 3 नेगेटिव। अगर आप इन सभी में चेक करोगे ना तो सेंट्रल मेटल की जो कोऑर्डिनेशन सॉरी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +3 आएगी। ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन सिलेबस में आपको यही क्राइटेरिया दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो हम सिर्फ इन्हीं को करते हुए चलेंगे। अब देखिए, आप देखिए, हमने आपको 2 ही फैक्टर पढ़ाए, फैक्टर और भी होते हैं बेटा, ये मत सोचना कि आपको नहीं पढ़ा, लेकिन वो आपके बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते इसलिए नहीं पढ़ाए, आगे उनको पढ़ाएंगे हम। ठीक है ना। जब आपको कंपटीशन के बारे में क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी कराएंगे, उसमें करा देंगे। चलिए, क्योंकि पहले आपका बेस तैयार तो हो जाए, क्योंकि 11th में आपने तैयारी नहीं की है। चलिए देखिए, तो हमने 2 फैक्टर पढ़े बेटा स्टेबिलिटी के। एक तो हमने पढ़ा बेटा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की फॉर्म में। ठीक है ना। तो वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट वाला तो हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज दे रखी हो। तो इन चारों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है। तो दूसरा क्या हमारे पास, चिलेशन इफेक्ट। तो चिलेशन इफेक्ट किसके लिए होता है, पॉलीडेंटेट के लिए, मोनोडेंटेट के लिए तो होता नहीं। तो देखिए, ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, लेकिन ये क्या है, बाइडेंटेट है। तो यहाँ पर क्या होगा, चिलेशन इफेक्ट। ठीक है। इन थर्ड, chilation effect is present in third, chilation effect is present in third, chilation effect is present, hence it is more stable, hence it is the most stable इन चारों में, hence it is the most stable। ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा एनसीईआरटी से। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स dissociation equilibrium constant, dissociation equilibrium constant dissociation equilibrium constant for the for the
CuNH3 4 plus 2 ion, given that beta 4 for this complex is 2.1 into 10 is the power 13। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। तो ये बीटा 4 क्या है बेटा? बीटा 4 का मतलब क्या है? ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और आपको क्या निकालना है? डेसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो सिंपल सा इसमें रिलेशन अभी आपको बताया था, ठीक है। तो डेसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1/β4, 1/2.1 इंटू 10 इज द पावर 13। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा बेटा आपका 4.76 इंटू 10 इज द पावर -12। नहीं, -14 हो जाएगा ना, -14। ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है 0.476 इंटू 10 की पावर -13। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी कीजिए। चलिए बेटा हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इलेवेंथ में बेटा आपने क्या नाम है, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस पढ़ा होगा आपने, वहां पर ईडीटीए का यूज आया होगा। ठीक है ना, तो जो सोडियम ईडीटीए होता है उसका यूज करते हैं हम वाटर की हार्डनेस का एस्टिमेशन लगाने में। ठीक है ना, तो ये जो सोडियम ईडीटीए है, ईडीटीए एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये जो सोडियम ईडीटीए है ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसका यूज कहां पर करते हैं हम? इन द हार्डनेस ऑफ, इन द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट लिखोगे सोडियम ईडीटीए, सोडियम ईडीटीए is used in the estimation of, in the estimation of, in the estimation of hardness of water, in the estimation of hardness of water। कैल्शियम ईडीटीए का यूज करते हैं बेटा हम लेड पॉइजनिंग को दूर करने में। ठीक है ना, कौन सा ईडीटीए? कैल्शियम ईडीटीए। ठीक है, देखो कैल्शियम ईडीटीए is used, calcium EDTA is used in the removal of, in the removal of
lead poisoning in the removal of lead poisoning. सिस्प्लेटिन होता है, इसका यूज करते हैं हम कैंसर की ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। सिस्प्लेटिन हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका यूज करते हैं हम कैंसर को दूर करने में एज ए एंटी कैंसर। तो लिखोगे सिस्प्लेटिन इज यूज्ड, cisplatin is used as an anti-cancer, as an anti-cancer। एक होता है बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन में यूज होता है, ठीक है ना। ये होता क्या है आपका, देखिए रोडियम ठीक है ना, ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड, is used in the hydrogenation of alkene, in the hydrogenation of alkene, in the hydrogenation of alkene। देखो मेटलर्जी आपके सिलेबस से हट गया है, वहां पर एक मोन्स प्रोसेस आता है, तो उस मोन्स प्रोसेस में क्या करते हैं, कार्बोनिल का यूज करते हैं निकल के साथ, ठीक है ना। तो कार्बोनिल क्या करता है, निकल के साथ मिलकर एक वोलाटाइल कंपाउंड बना लेता है, ठीक है ना। और वो जो वोलाटाइल कंपाउंड बनता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। तो लिखोगे पांचवा, CO is used, CO is used in Mond's process, in Mond's process to form a volatile compound that is, ये होता वो वोलाटाइल कंपाउंड, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा CN नेगेटिव का यूज होता है जब हम सिल्वर या गोल्ड की लीचिंग कराते हैं, ठीक है ना, या मेटलर्जी कराते हैं, ठीक है ना। गोल्ड और सिल्वर जब मेटलर्जी कराते हैं, ठीक है ना, गोल्ड और सिल्वर को जब ऑब्टेन करते हैं तो वहां पर CN नेगेटिव का यूज किया जाता है। वो CN नेगेटिव क्या करता है, गोल्ड और सिल्वर के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। तो 6 लिखोगे CN नेगेटिव is used in the metallurgy of, in the metallurgy of in the metallurgy of silver and gold, silver and gold to form a coordination compound, 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 ठीक है। इतना नोट कीजिए। अब जैसे आपने देखा होगा क्लोरोफिल जो होता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसका है, मैग्नीशियम का, ठीक है। इसी तरीके से हेमोग्लोबिन भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसका, आयरन का। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं 7th, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन is the complex compound of, hemoglobin is the complex compound of iron। 8th लिखोगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल is the, chlorophyll is the
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिए चाहे कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है। अब देखो इन एप्लीकेशन को वो आपसे ऐसे भी पूछ ले सकता है कि मेडिसिनल इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, तो वहां पर आप किसका एग्जांपल लिखोगे मेडिसिन वाले में, ये हो गया आपका, ठीक है ना, सिस्प्लिटिन वाला हो गया, ठीक है ना, ये वाला भी डाल सकते हो, ठीक है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये वाला डाल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर वो कुछ टर्मिनोलॉजी देके पूछे तो आप इन इसके अकॉर्डिंग, मेटलर्जी में पूछे तो ये दो मेटलर्जी के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलिए नोट कर लीजिए। अब बेटा इसमें एक ही टॉपिक बचा है आपका, आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, एक ही टॉपिक बचा है आइसोमेरिज्म। तो या तो उसको हम दो क्लास में हाफ हाफ करके डिवाइड करके करेंगे, नहीं तो कोशिश ये रहेगी एक सिंगल क्लास में करवा दें, ठीक है ना। सिलेबस हमारा बहुत आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी महीने में हम डी एंड एफ ब्लॉक भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट मंथ से फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए, देखिए इसको पोज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 30 सेकंड के बाद हम क्लास सेशन को एंड कर देंगे। कुछ रह गया हो तो जल्दी नोट कर लीजिए। तो कैसी रही क्लास बेटा, कैसी रही क्लास? अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर कमेंट जो भी करना हो जरूर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचे, ठीक है ना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।